हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं भारत का भौगोलिक विभाजन का दूसरा भाग, उत्तर का विशाल मैदान। इससे पहले हम हिमालय का विस्तार पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक भौतिक व स्थलाकृति के आधार पर तथा एक प्रादेशिक के आधार पर। भौतिक और स्थलाकृति के आधार पर जमीन पर बनने वाली स्थलाकृति के आधार पर किया गया है, जैसे कि ये हिमालयी क्षेत्र है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बाद मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है। तो जब नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो उनका वेग अधिक होता है, उनकी स्पीड तेज होती है। जब वह यहाँ से निकलेंगी तो जैसे ही वह यहाँ पर पर्वतों से उतरती हैं, उनकी गति मंद या धीरे हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही गति धीरे होती है तो वह पर्वतों से लाए बड़े बड़े कंकड़ को यहीं छोड़ देती हैं। तो इस तरीके से ये कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तथा यहाँ पर वेग धीरे हो जाने के कारण वह बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को अधिक दूर तक बहाकर नहीं ले जा सकती, तो यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़ मलबे के रूप में रह जाते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? और इसके बाद जब नदी एक रूप में बहने लगती है, उसके बाद यह अपना अवसाद कहाँ तक बहाकर ले जाती है और कहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो इस तरीके से ये पूरी हमारी स्थलाकृति है, यानी स्थल पर अलग अलग प्रकार की आकृतियां बन गई। एक कंकड़ वाली, एक दलदलीय क्षेत्र मलबे वाला जिसमें छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे अन्य अपसादी पदार्थ होते हैं, और एक जब नदी मैदानी भाग में बहती है तो कहाँ तक अपने अपसाद को बहा देती है, तो वहाँ तक कौन सा क्षेत्र बनता है, ये सब हम भौतिक स्थलाकृति के आधार पर देखेंगे। प्रादेशिक में क्या होता है? क्षेत्र के अनुसार। जिस प्रकार से ये राजस्थान वाला क्षेत्र है तो इसे हम क्या कहेंगे? राजस्थान प्रादेशिक क्षेत्र, राजस्थान का मैदानी भाग। इस तरीके से ये हो जाता है पंजाब और हरियाणा का मैदान। ये उत्तर प्रदेश है तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश से बहती है गंगा, तो गंगा का मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तीनों में देखने को मिलता है। ये हो जाएगा राजस्थान का मैदान। अब ये पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है, तो प्रादेशिक रूप से हम देखेंगे क्षेत्र के अनुसार ये क्षेत्र हो जाता है पंजाब व हरियाणा का मैदान। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल से गंगा होते हुए जाती है, तो गंगा मैदानी क्षेत्र बनाती है। उत्तर प्रदेश के भाग को कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। है ये पूरा गंगा का मैदान ही, क्योंकि गंगा जब निकलती है उत्तराखंड से तब वह पर्वतीय क्षेत्र पर होती है, तो वहाँ पर मैदानी भाग का निर्माण नहीं करेगी। जैसे ही वह पर्वतों से उतरेगी, उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो जाता है और वहाँ पर मैदानी भाग का निर्माण करेगी। ये हो जाता है गंगा का ऊपरी गंगा का मैदान। अब ये बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार से भी गंगा होते हुए गई है, तो गंगा का ये क्षेत्र हो जाता है मध्य गंगा का मैदान।
मध्य गंगा का मैदान। अब रह गया पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। यहाँ से गंगा बांग्लादेश में चली जाती है और ब्रह्मपुत्र से मिलकर उसके बाद डेल्टा का निर्माण करती है। यह है निम्न गंगा का क्षेत्र। प्रकार से हमने देखा कि प्रादेशिक विभाजन क्षेत्र के अनुसार किया गया है। जो राजस्थान का क्षेत्र है उसे हम राजस्थान के मैदान के नाम से जानते हैं। पंजाब और हरियाणा को पंजाब हरियाणा का मैदान के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा का विस्तार है, इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को हम ऊपरी गंगा का मैदान के नाम से जानते हैं। बिहार के क्षेत्र को मध्य गंगा के नाम से जानते हैं तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को निम्न गंगा के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि उत्तर का जो विशाल मैदान है उसे दो भागों में बांटा है, भौतिक तथा प्रादेशिक। सबसे पहले हम भौतिक व स्थलाकृति के आधार पर इनके सभी प्रकारों को समझेंगे। जैसे कि पहला प्रकार है भावर। भावर कौन सा क्षेत्र होता है तथा इसका निर्माण कैसे होता है। इसके बाद तराई क्षेत्र बनता है, इसके बाद बांगर और खादर तथा अंत में डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार से एक एक कर निर्माण होता चला जाता है, इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम मैदानी भाग। मैदानी भाग का निर्माण कैसे होता है। इस विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। इसका विस्तार राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल राज्यों में है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैदानी भाग का जब निर्माण हो जाता है नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से। नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र से उतरती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर आती हैं। तो अवसाद को क्या करती हैं, यहाँ से नदी निकलेगी तो इसका वेग तेज होगा, यहाँ पर लाकर अवसाद को छोड़ देती हैं। तो इस तरीके से मैदानी भाग का निर्माण होता है। अब हम सबसे पहला प्रकार है मैदानी भाग का स्थलाकृति तथा भावर के आधार पर। पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा को देखेंगे। हम स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे। ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय तथा ये शिवालिक हिमालय। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और यहाँ से नदियाँ निकलने के बाद इनके नाम लिख लीजिए, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। शिवालिक के बाद हमारा मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है। अब मैदानी भाग में हमें अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ये कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र को हम भावर के नाम से जानते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है ये हम देखेंगे। ये क्षेत्र कहलाता है भावर। और इसके बाद निर्माण होता है तराई क्षेत्र का। इसका निर्माण कैसे होता है ये हम देखेंगे। जैसे ही नदियाँ, यहाँ पर मान लीजिए ग्लेशियर है और वहाँ से नदी निकलती है। नदी जब यहाँ से निकलेगी तो उसकी गति बहुत तीव्र होगी। क्यों? क्योंकि नदी ऊपर से नीचे की ओर जल गिरेगा। जब ऊपर से नीचे की ओर जल गिरेगा तो उसकी गति कैसी होगी? तीव्र। जब ऊंचाई से कोई चीज़ गिरेगी तो उसकी गति तीव्र होगी, ये सामान्य सी बात है। शिवालिक से जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों की ओर उतरती हैं तो उनकी गति अधिक तीव्र होती है। और जैसे ही ये मैदानी क्षेत्र में उतर आती हैं इस क्षेत्र में, वैसे ही इनकी गति धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ से जब नदियाँ हिमालय से नीचे उतरी तो इस क्षेत्र में जितने भी अवसाद होंगे, कंकड़ है, पत्थर है, अन्य प्रकार के अवसाद, सबको बहाकर ये ले आती हैं। परंतु यहाँ आते ही मैदानी क्षेत्र में इसकी गति धीमी पड़ जाएगी। तो जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं वह यहीं पर बिछा देती है शिवालिक की श्रेणियों के बाद।
शिवालिक की श्रेणियों के बाद मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है और 8 से 16 किलोमीटर तक हमें भावर क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर उतरते ही इनकी गति धीमी हो गई, तो इसके कारण जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे उनको तो ये दूर तक बहा कर ले जा सकती है, लेकिन बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ये सब यहीं पर छोड़ देती है। अब आगे जो बहा कर ले जाएगी मलबे को, छोटा छोटा मलबा जो होगा, कंकड़ है, बजरी है, अन्य प्रकार के जो अपसाद होते हैं, उनसे जो दलदलीय भाग बनेगा उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं, दलदलीय भाग। अब हम देखेंगे कि दलदलीय भाग के बाद किसका निर्माण होगा। उससे पहले हम ये समझेंगे कि जब नदी हिमालय से उतरती है तो वह कंकड़ों के बीच बहने लगती है, कंकड़ों के नीचे चली जाती है, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं उनके नीचे बहती है। तो ऊंचाई से देखने पर ये हमें नहीं दिखाई देती है। तो इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नदियाँ किस क्षेत्र में कुछ दूरी तक विलुप्त हो जाती हैं, तो वह भावर क्षेत्र में। यानी ऊंचाई से हम देखते हैं तो जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वह भावर वाले क्षेत्र में हमें नहीं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि इन कंकड़ों के बीच जो स्थान खाली है वहाँ पर ये नदियाँ नीचे नीचे बहती रहती हैं। परंतु ये सबके लिए एक सा नहीं है। जो नदियाँ अधिक जल वाली होती हैं, अधिक जल होता है या बड़ी होती हैं, जिनका विस्तार बड़ा होता है, वह इन कंकड़ों को भी हटाकर अपना रास्ता बना लेती हैं। परंतु जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो इनके नीचे बहती रहती हैं। अब ऐसा कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ नदियाँ पुनः निकल आती हैं? तो ये तराई क्षेत्र। कंकड़ों के बाद नदियाँ क्या होता है, जब निकलती हैं तो कंकड़ों के कारण ये कई शाखाओं में बट जाती हैं, कई शाखाओं में बट जाती हैं और दलदलीय क्षेत्र में ये पुनः निकल आती हैं। दलदलीय क्षेत्र में पुनः निकल आती हैं। उसके बाद ये आगे जाकर फिर जब मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है, तो मैदानी भाग तो वैसे यहीं से प्रारंभ हो जाता है, परंतु कंकड़ पत्थर और ये छोटे छोटे मलबे वाला क्षेत्र ख़त्म होता है। ये ढलान के अनुसार एक शाखा में फिर मिलने लगती हैं, ये एक शाखा में बट जाती हैं। तो जब ये एक शाखा में बट जाती हैं तो अपने द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाती हैं वह कितनी दूरी तक बिछा देती हैं। जैसे जब इनकी अवस्था प्रारंभ में इनकी गति तीव्र रही होगी तो मान लीजिए इन्होंने अपसाद यहाँ तक बिछा दिया, इसे हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। यानी जल के द्वारा लाई गई मिट्टी से जो निर्माण होता है उसे हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। मान लीजिए यह पहले अपसाद को यहाँ तक बहा कर ले जाती थी, परंतु अब इनमें जल कम हो गया है तो ये अपसाद को इतनी दूरी तक ही बहा पा रही हैं। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ को ही किस नाम से जानते हैं हम? खादर के नाम से। और ये रह गई पुरानी जलोढ़, जिसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। अब जब नदियाँ समुद्र में आगे जाकर मिलेंगी, आगे जाकर मुहाने पर ये समुद्र से मिलेंगी, तो इनकी गति बहुत धीमी हो जाती है, जिसके कारण ये अवसाद को यहीं छोड़ देती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है? नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद जो ये त्रिभुजाकार में छोड़ देती हैं, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। अब हम इसे उत्तर के दक्षिण के क्रम में समझेंगे। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति हमारी ये है, इस तरीके से भारत की चतुष्कोणीय स्थिति है। तो इस क्षेत्र में हिमालय है और जो भी ये क्षेत्र बनेंगे वह बनेंगे इस तरीके से। कौन सा भावर है, कौन सा तराई क्षेत्र है, कौन सा जलोढ़ है, कौन सा मैदान है तथा किस किस क्षेत्र में इसका विस्तार है, ये सब हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में।
ये शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। शिवालिक शिवालिक की अधिक ऊंचाई नहीं है, इसी कारण से यह मैदानों में जब प्रवेश करते हैं तो इनकी ऊंचाई और मैदानी भागों की ऊंचाई समता एक समान मिलने को होती है। जैसे महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक इस तरीके से मैदानी भाग में बिछा हुआ है। जैसे ही शिवालिक से उतरते हैं तो मैदानी भाग प्रारंभ हो जाता है, तो इसकी अधिक ऊंचाई नहीं है और इसका विस्तार, इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि ये मैदानी भाग से मिला हुआ है और यहाँ से विशेषकर कोई नदी नहीं निकलती हैं। वह नदी सब यहाँ से निकलती हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय से, परंतु उतरकर तो नदियों को नीचे ही आना है। तो शिवालिक से जब नदियाँ नीचे उतरेंगी तो ये नदियाँ शिवालिक से जब नीचे उतरती हैं तो इनका वेग तीव्र होता है, युवा अवस्था में होती हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जब ये पर्वतों से उतरती हैं तब युवा अवस्था में होती हैं, मैदानी भाग में आती हैं तो प्रौढ़ावस्था में होती हैं और मुहाने पर जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं तब वृद्धावस्था में होती हैं। जब पर्वतों पर नदियाँ होती हैं तो युवा, क्योंकि यहाँ पर इनकी गति बहुत तीव्र होती है और मैदानी भाग में धीमी पड़ जाती है, ये हो जाती है प्रौढ़ावस्था। और जब मुहाने पर समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो ये हो जाती हैं वृद्धावस्था में, बहुत धीमे हो जाती है और इसके कारण अवसाद मुहाने पर ही इकट्ठा कर देती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। अब हम देखेंगे कि नदियाँ जब शिवालिक से उतरेंगी तो अपने साथ जो बड़े बड़े कंकड़ लेके आती हैं वो शिवालिक के पास में ही बिछा देती हैं। शिवालिक के पास में इसलिए बिछ जाते हैं क्योंकि इसकी गति मैदानी क्षेत्र में उतरते ही यहाँ पर धीमी पड़ जाती है, तो अधिक दूरी तक ये कंकड़ों के नहीं ले जा सकती। उत्तराखंड वाले क्षेत्र में हम देख सकते हैं बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, वह नदी अपने साथ बहाकर नहीं ले जा पाती है, तो इससे ये क्षेत्र का निर्माण हो जाता है भावर। भावर का निर्माण कंकड़ पत्थरों से होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं गिरपदीय, यानी गिर मीन्स पर्वत और पदीय मीन्स पैरों की तरफ, पर्वत के पैरों की तरफ या पर्वत के नीचे भावर प्रदेश का निर्माण हो जाता है। पर्वत से उतरने वाली नदियाँ वेग, परिवहन क्षमता मतलब ढोने की क्षमता, इनकी अपर्दन क्षमता की अधिकता के कारण बहुत मलबा बहा तो लाती हैं परंतु यहीं पर छोड़ देती हैं। गिरपथ के पास अचानक यहाँ पर ढाल कम होता है, इस क्षेत्र में अचानक ढाल कम होने के कारण नदी भारी मलबा जो है, ये सब भारी मलबा है, बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, तो इनको यहीं जमा कर देती है और जमा करने से यहाँ क्या होता है, बड़े बड़े पत्थरों, बजरी है, कंकड़ है आदि से भावर प्रदेश का निर्माण कर देती है। अब हम देखेंगे इसी जमे क्षेत्र के अवसाद को हम भावर कहते हैं। अगर परिभाषाएं आपको देखनी है तो इसको समझने के बाद हम परिभाषाओं को भी देखेंगे। शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र के सिंधु नदी है, तीस्ता नदी है तक इसका विस्तार मिलता है। जैसे कि हमने नदियों का क्षेत्र पढ़ चुके हैं, तो सिंधु नदी यहाँ से लेकर और सिक्किम में तीस्ता नदी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। भावर क्षेत्र का 8 से 16 किलोमीटर तक यह चौड़ा है, इसकी जो चौड़ाई है वह 8 से 16 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। और यह क्या कृषि योग्य क्षेत्र है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बड़े बड़े कंकड़ हैं। क्या इसमें कृषि की जा सकती है? नहीं की जा सकती, तो ये कृषि के लिए अनुपयोगी क्षेत्र हैं। यहाँ पर लंबी जड़ों वाली वनस्पतियाँ पाई जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि जिन वनस्पतियों की जड़ें अधिक लंबी होंगी वही इन पत्थरों के बीच पर
इनको जकड़ सकती हैं और अच्छे से पकड़कर तब इन पर वह खड़ी हो सकती हैं। अर्थात जिनकी जड़ें लंबी नहीं होंगी वह ऊपर ही ऊपर केवल पत्थर के ऊपर तो नहीं टिक सकती, जिनकी जड़ें अंदर तक जा सकती हैं और एक दूसरे में फंसकर वह वनस्पति खड़ी हो सकती है, वही यहाँ पर रह सकती है। यानी कि लंबी जड़ों वाली वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? बड़े बड़े कंकड़ों को तो नदियाँ बहाकर नहीं ले जा पाती हैं, परंतु छोटे छोटे कंकड़ और तथा मलबे को बहाकर ले जाती हैं, जिससे दलदलीय भाग का निर्माण होता है, जहाँ नदियाँ पुनः निकल आती हैं। तो ये क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर तथा दलदलीय क्षेत्र होता है। दलदलीय इसलिए होता है क्योंकि यहाँ नदियाँ पुनः निकलती हैं। पुनः क्यों निकलेंगी? क्योंकि जो कंकड़ों में विलुप्त हो गई थी वह उनको निकलने का स्थान यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे कंकड़ हैं, छोटा छोटा मलबा है, तो यहाँ पर नदियाँ पुनः दिखने लगती हैं। ये बड़े बड़े कंकड़ होने के कारण इनके बीच में स्थान होता है, तो ऊंचाई से देखने पर यहाँ पर नदियाँ नहीं दिखती हैं। और ये छोटे छोटे जैसे बजरी है, बालू है, अन्य प्रकार का मलबा है, तो ये जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो दलदली क्षेत्र में नदियाँ पुनः दिखने लगती हैं। तो ये तराई क्षेत्र कहलाता है। तराई क्षेत्र क्या होता है? भावर को पार करके जब नदियाँ पुनः निकलती हैं वहाँ दलदलीय क्षेत्र का निर्माण होता है और उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। ये पूर्व में अधिक चौड़ा होता है। पूर्व यानी ये दिशा, ये पूर्व में अधिक चौड़ा क्यों होगा? इसका कारण क्या हो सकता है? मान लीजिए ये हमने भारत की चतुष्कोणीय आकृति बना ली, और चतुष्कोणीय आकृति में क्या होता है कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो इधर अधिक अधिक ऊंचाई वाले हमें पर्वत देखने को मिलते हैं, जैसे सिक्किम में है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ से जब अधिक ऊंचाई से कोई नदी उतरेगी, अधिक ऊंचाई से कोई नदी उतरेगी तो वो अधिक दूरी तक मलबे को बहाकर ले जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। यहाँ से कोई नदी उतरेगी, यहाँ पर कम ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो इस कारण से वह मलबे को अधिक दूरी तक बहाकर नहीं ले जा सकते। और पूरब में अधिक ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो गति तीव्र होने के कारण नदियाँ अधिक दूरी तक अवसाद को बिछा देती हैं, इसलिए ये पूर्व में इसकी चौड़ाई हमें अधिक देखने को मिलती है। यह है तराई क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, ये कृषि योग्य क्षेत्र नहीं होता है, परंतु इसको हम कृषि योग्य बना लेते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन्यजीव अधिक पाए जाते हैं इसकी अपेक्षा, क्योंकि जब यहाँ पर वनस्पतियाँ होती हैं तो वन्यजीव भी होना स्वाभाविक है। अब हम देखेंगे इसके बाद किसका निर्माण होता है। यहाँ नदियाँ अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती हैं तराई क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि कंकड़ पत्थर से जहाँ जगह मिलती है वहीं निकल आती हैं। उसके बाद जैसे ही ये तराई क्षेत्र से आगे बढ़ती हैं तो ये एक एक शाखाओं में मिल जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी एक शाखा को आगे बढ़ाकर देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। सभी शाखाओं के साथ ऐसा ही होता है कि जब ये आगे बढ़ती हैं तो सभी भाग पर ये नहीं बहती रहती हैं और एक शाखा में जिधर ढाल होता है उसी में मिल जाती हैं। तो हम केवल एक शाखा को देखेंगे अभी कि मान लीजिए ये एक शाखा में परिवर्तित हो गई और शुरुआत में यह जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है उसने इसका विस्तार यहाँ तक किया, यहाँ तक इसने अपने अवसाद को बहा बहा कर पहुँचा दिया। जब नदी ये शुरुआत में इसका निर्माण हुआ होगा उस समय ये अपने अवसाद को इस क्षेत्र तक पहुँचाती थी। तो पहला हो गया ये क्षेत्र भावर और तराई। इसके बाद निर्माण होगा बांगर का और खादर का। वो कैसे होता है कि स्टार्टिंग में तो ये पूरा मैदान जलोढ़ कहलाता है। जलोढ़ यानी जल के द्वारा
बहाकर लाई गई मिट्टी। तो ये जलोढ़ मैदान है पूरा। इसमें भी दो तरीके के मैदान बनेंगे, एक बांगर और खादर। वह कैसे कि शुरुआत में नदी यहाँ तक अवसाद लाती थी। अब वर्तमान समय में ये मान लीजिए नदी के वेग में परिवर्तन या फिर जल में परिवर्तन। जल भी सदैव समान रूप से नहीं बहता रहता है कि पहले जितना बहता था उतना ही अभी भी बहता हो, तो वह वर्तमान में अवसाद को यहीं तक पहुंचा पा रही है। तो इसमें भी ये दो भाग हो गए, एक ये भाग एक ये भाग। ये दोनों जलोढ़ के ही भाग हैं, परंतु पहले यहाँ तक पहुंचाती थी, तो इसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मैदान। और इसी को हम बांगर के नाम से जानते हैं, बांगर प्रदेश, बांगर का मैदान। जहाँ तक नदियाँ पहले अवसाद पहुँचाती थीं, जहाँ तक नदियों का पानी पहले तक पहुँचता था और उसके साथ यहाँ तक अवसाद को पहुँचाती थी, ये होगी पुरानी जलोढ़। अब वर्तमान में वह यहीं तक पहुँचा पाती है अवसाद को, तो इसे कहते हैं नई जलोढ़, नई जलोढ़। जलोढ़ का मतलब है जल के द्वारा लाई गई मिट्टी। वह अपने पानी के बहाव के साथ जल या मिट्टी को यहीं तक पहुंचा पाती है, तो ये होगी नई जलोढ़। नई जलोढ़ को ही हम खादर के नाम से जानते हैं। एक सिंपल सा आप लोग अपने दिमाग में ये रख सकते हैं, खादर यानी कि खाद। खाद कब बनती है? जब यहाँ पर नई नई मिट्टी, नया नया यहाँ तक जल पहुँचता रहेगा, तभी तो खाद का निर्माण होगा। यहाँ की जो भूमि होगी वह उसको खाद मिलती रहेगी। खाद कैसे मिलेगी? जब नदियाँ अपने साथ बहाकर अवसाद लाएंगी तो हर बार इस क्षेत्र तक बहाकर पहुँचा दिया करेंगी। तो यहाँ पर बिना कुछ लगाए हमें अपने आप प्राकृतिक रूप से खाद मिल रही है। खाद कहाँ तक मिल रही है? जहाँ तक नदियाँ अपनी जल को, मिट्टी को बहा कर ला रही हैं, तो खाद मिल रही है। तो इससे हो जाएगा खादर, यानी कि नदियाँ जो अपने साथ बहा कर लाती हैं और यहाँ तक पहुँचा देती हैं, वह हो जाता है खादर प्रदेश। जहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, जहाँ तक खाद को नहीं पहुँचा पाते, यानी कि जल को नहीं पहुँचा पाती हैं, अवसाद नहीं पहुँच पाता है, तो वह भूमि कैसी हो जाती है? बंजर। तो बंजर से याद रखिए बांगर। जहाँ तक जल नदियों का नहीं पहुँचता है, अवसाद नहीं पहुँचता है, तो वह मिट्टी को क्या नहीं मिल पा रहा है? खाद नहीं मिल पा रही है, इसलिए वह बंजर हो गई है, यानी बांगर। जहाँ तक नदियाँ पहुँचा रही हैं तो वहाँ खाद पहुँच रही है, किसके द्वारा? अवसादों के द्वारा। ये क्षेत्र हो जाता है खादर। और जहाँ तक नहीं पहुँचा पा रही है वह क्षेत्र हो जाता है बांगर। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि इसके बाद किसका निर्माण होता है। वैसे वह मैदानी भाग नहीं है, परंतु इसी में समझ लेंगे कि इसके बाद निर्माण किसका होता है। जब वह पहाड़ों पर अर्थात हिमालय पर थी तो वह अवस्था युवा की थी। मैदानी भाग में जब नदियाँ बह रही हैं तो प्रौढ़ावस्था में हैं। उसके बाद जब यहाँ मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ पर जब नदियाँ मिलने वाली होती हैं तो उनकी गति बहुत धीमे हो जाती है, जिसके कारण वह अवसाद को यहीं पर छोड़ देती हैं। उसके बाद जल समुद्र में मिल जाता है। तो जब डेल्टा का निर्माण हमेशा मुहानों पर होता है। मुहाने क्या होते हैं? जब नदियाँ समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो उस क्षेत्र को हम मुहाना कहते हैं। और मुहाने पर नदियाँ सारे अवसाद को इकट्ठा कर देती हैं। जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। यानी कि समुद्रों से मिलने वाली होती हैं नदियाँ, उससे पूर्व जो त्रिभुजाकार आकृति अपने लाए हुए अवसाद से बना देती हैं उसको हम डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वह वृद्धावस्था में होने के कारण अपने मलबे को और अधिक तेज़ी से नहीं ले जा सकती। ऐसा नहीं है कि हर नदी डेल्टा ही बनाए। कुछ नदियाँ एस्चुरी यानी ज्वार नद का भी निर्माण करती हैं, जिनका यहाँ पर
मुहाने पर गति तीव्र होती है वह तो अवसाद को सीधे समुद्र में उड़ेल देंगी, यानी सारा अवसाद उनका समुद्र में चला जाएगा, तो उससे वह ज्वार नद का निर्माण करेंगी। परंतु डेल्टा वही नदियाँ बनाएंगी जो यहाँ पर मुहाने पर जिनकी गति बहुत धीमी हो जाती है और जिसके कारण वह अपने मलबे को आगे नहीं ले जा सकती, तो मुहाने पर ही छोड़ देती हैं और डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा भावर का निर्माण कैसे होता है, तराई का निर्माण कैसे होता है, पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़ तथा डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। इस तरीके से हमने पूरे मैदानी भाग को यहाँ से यहाँ तक समझ लिया है। अब हम ये देखेंगे कि इसके बाद जो स्टार्ट होगा वह होगा अगली क्लास में हमारा इसी का जो दूसरा भाग है प्रादेशिक विभाजन। उससे पूर्व हम इनकी परिभाषाओं पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि भावर नदी द्वारा लाए गए मलबे जैसे बड़े बड़े पत्थर, बजरी, कंकड़ आदि से निर्मित होता है। तराई भावर को पार करके जब नदियाँ पुनः निकलती हैं वहाँ दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं, उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को ही हम बांगर कहते हैं। खादर नवीन जलोढ़ मृदा को ही हम खादर कहते हैं। तथा डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, पक्षीपात डेल्टा भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र के निर्माण से बनाया जाता है और उसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। ये नदियों के आधार पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, तो डेल्टा कई प्रकार का होता है, ज़रूरी नहीं है कि वह ट्रायंगल शेप ही हो। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम आपको समय मिलने पर देंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे आपके लिए क्लासेस को जारी रख सकें। धन्यवाद।